हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज से हम लोग सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। और हम सभी जानते हैं सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला चैप्टर है वह है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो इंट्रोडक्शन में जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको 25 क्वेश्चन में मैंने डिवाइड किया है। उनको पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह पार्ट 3 के नाम से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आज पहला पार्ट है और पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं। अब होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंटों की जो शिकायत रहती थी कि सर हम वीडियो बार बार नहीं देख सकते, उसके लिए आप पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो मैंने इस बार कोशिश की है, जो भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, जिस वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन समझेंगे उसकी पीडीएफ जनरेट करके उसकी लिंक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं उनकी लिंक प्रोवाइड करा दी है विद आंसर। तो जब आपको समय मिलता है वीडियो देखने के बाद तो उस पीडीएफ से आप इन सभी क्वेश्चन की जो भी स्टडी है या रिवीजन है वो आप कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा समझेंगे कि क्या दिया है, क्या हमें समझना है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से समझें, लिखा है द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम which permits the transfer of mass to and fro from the system are known as। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा खुले निकाय का मतलब ओपन में पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ओपन में घटित होने वाली प्रक्रियाएं जो निकाय में से द्रव्यमान के स्थानांतरण की अनुमति देता है वो जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें ऐसे सिस्टम के बारे में बताना है, ऐसे सिस्टम के बारे में बताना है जो मास को परमिट करने की परमिशन देता है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास अंदर भी जा सकता है और मास सिस्टम से बाहर भी आ सकता है। सिस्टम जो हमारा सराउंडिंग से सिस्टम ट्रांसफर हो सकता है और सिस्टम टू सराउंडिंग भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब मास को परमिट करता है, ऐसे सिस्टम का हमें नाम बताना है। यहां पर ऑप्शन दिए। सबसे पहले नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस जो होती है, नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब है हमारी क्लोज सिस्टम से रिलेटेड करती है। किससे? क्लोज सिस्टम से रिलेटेड करती है। क्लोज सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर ना एनर्जी ना मास सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब जहां पर मास सिस्टम के अंदर नहीं जा सकता है ना सिस्टम से बाहर आ सकता है, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। वह नॉन फ्लो प्रोसेस में आता है। मतलब ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा पूछा गया जिसमें मास परमिट हो। अब यहां पर हम बात करते हैं फ्लो प्रोसेस की। फ्लो प्रोसेस के एग्जांपल होता है ओपन सिस्टम का। किसका? ओपन सिस्टम का फ्लो प्रोसेस एग्जांपल होता है। किसका? ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम का मतलब है जहां पर मास जो रहता, मास सिस्टम के अंदर आ सकता है, सिस्टम से बाहर मास इन हो सकता है और मास हमारा कैसा हो सकता है, आउट भी हो सकता है सिस्टम से, मतलब बाहर भी आ सकता है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? फ्लो प्रोसेस कहलाता है। तो क्वेश्चन का जो अगर क्वेश्चन को मिलाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं ओपन सिस्टम से रिलेटेड मिल रहा है। मतलब जो फ्लो प्रोसेस होती है ओपन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला यहाँ पर ऑप्शन राइट होना चाहिए क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में तो ये अलाउ नहीं रहता है। तो हमारा कौन सा रहेगा? फ्लो प्रोसेस है हमारा। सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें ये जो डेफिनेशन है, एक्चुअली एक डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो डेफिनेशन बनती है स्पेसिफिक हीट की, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनती है उसकी डेफिनेशन लिखी है हिंदी और इंग्लिश में। यहां पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। मतलब इसका ऑप्शन का आंसर ये होना चाहिए
इसलिए मैंने बता दिया कि कई बार कोई पूछता है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको कैसे डिफाइन करेंगे, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा, इसकी जगह यदि कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दिया जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दिया जाए, तो ये जो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बन जाएगी। अभी क्या लिखा, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, तो इसलिए एक इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन है। उम्मीद है कई बार इंटरव्यू में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इंटरव्यू टाइप के हैं, कई बार पूछता है तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपको मिल गया होगा, तो आंसर ए पर मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ कांस्टेंट वॉल्यूम रिफर। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कोई भी एरिया है उसको हम फिक्स कर दें, कोई भी एरिया फिक्स कर दें। अब ये ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, ना ये बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। ऐसा एरिया जो एकदम फिक्स कर दें हम, ना वो छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, वह क्या कहलाता हमारा कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता। क्या कहलाता, कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम स्पेसिफिक मास है, मास से तो हमें लगता है इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, मास से, क्योंकि मास लिखा तो मास से क्या संबंध। आप फिक्स्ड रीजन इन आइसोलेटेड से कोई संबंध नहीं। ये देखो जैसा मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से क्या लिख रहा है, आप फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, खाली स्थान में एक निश्चित क्षेत्र को ऐसे फिक्स करना क्या कहलाता हमारा कंट्रोल वॉल्यूम कहलाता है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और बड़े बड़े एग्जामों में पूछे आते हैं, चाहे वो मैंने पहले लिख रखा है एसएससी जेईई हो या आरआरबी जेईई हो या मेट्रो से रिलेटेड जो एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट लेवल पर जो हमारे सब इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, या डीआरडीओ को इसरो कोई भी एग्जाम हो सकते हैं, कहीं भी पूछे आ सकते हैं। थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाला है बहुत सारे स्टूडेंटों का। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो इस तरह की मैं सारे सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे विद पीडीएफ फ्री में रहेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, तो आप पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यदि आप हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो ये वीडियो गायब हो जाएगा, वीडियो गायब हो जाएगा तो आप पीडीएफ से स्टडी नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो चलते स्टार्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, एंड इतने किलो पास्कल, मतलब एक किसकी बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर दो बातें बिल्कुल याद रखें, जो एनटीपी है, एनटीपी ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। यहां पर जो टेम्परेचर रहता है, यहां पर टेम्परेचर रहता है कितना रहता है, 20 डिग्री रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो मतलब अगर एनटीपी की बात की जा रही तो ये स्टैंडर्ड डाटा रहेगा, और अगर एसटीपी की बात की जा रही है, एसटीपी एक इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अगर इसकी बात कर रही तो यहां पर टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और जी हमारा 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है। ये डाटा रहते तो यहां पर इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 20 दिया और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हीट इंजन कन्वर्ट्स, हीट इंजन क्या कन्वर्ट करता है, हीट इंजन क्या काम करता है, यहां पर बताना हीट इंजन का क्या फंक्शन है। हीट इंजन हम सभी जानते हैं, हीट इंजन होता है जो हमारा, जैसे जो हमारी बाइक चलती है, गाड़ियां चलती है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डीजल पेट्रोल डालते हैं। वह क्या है, एक केमिकल है, और केमिकल एनर्जी सबसे पहले क्या होती है, वो बर्न होती है, मतलब सिलेंडर के अंदर जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर वो जलती है, तो किसमें कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर इस हीट का उपयोग कौन करते हैं, जो इंजन के अंदर जो भी हमारी गाड़ी चलती है उस हीट से एनर्जी लेके वह चलती है। मतलब जब गाड़ी चलना क्या कहलाता है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, क्या होता है, मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल वर्क मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमें याद रहेगा हमेशा कि जो हीट इंजन है इसके अंदर क्या होता है, हीट इंजन के अंदर जो हीट एनर्जी है, हीट इंजन के अंदर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। यहां पर पूछ रहा कि इनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज नहीं है। क्या? हाँ, नहीं है, नोट लिखा, मतलब नहीं है, पूछ रहा नहीं है, याद रखें नहीं है। तो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती है। पहली इंटेंसिव, कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पहली कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो टेम्परेचर होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और हमारी प्रेशर होती है, इसके अलावा हमारी डेंसिटी होती है। जी याद कर लें क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेंसिटी के अलावा हमारी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी के अलावा हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये क्या रहती है किस पे? नॉट डिपेंड, चलो सही से लिख देता हूं, यह मास पर डिपेंड नहीं होती हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं, उसे हम क्या बोल देंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और ये होती है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके दूसरी जो होती है वो हम जानते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब यह मास पर डिपेंड होती हैं, मास और साइज पर डिपेंड होती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मास एंड साइज पर डिपेंड होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड होती है उन्हें बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनके एग्जांपल देखें तो मास होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, इसके अलावा एंट्रोपी होती है। तो यहां पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हमने, आप देखेंगे तो एंट्रोपी आ रही, देखो यहां पर आ रही है, प्रेशर भी आ रहा है फर्स्ट में, वॉल्यूम भी आ रहा है इसमें, देखो यहां पर आ रहा है, लेकिन हीट नहीं आ रही। मतलब आज का आंसर होना चाहिए हीट वाला ऑप्शन। मतलब हीट कैसी है? हीट एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आज के आंसर अगर देखा है, अगर सही से आंसर टिक कर दूं मैं, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखें। इसलिए कम से कम जो थर्मोडायनेमिक्स पूरा सब्जेक्ट है उसमें 1000 की समथिंग मैंने क्वेश्चन मतलब कवर किए हैं, और कोशिश करूंगा 1000 की 1000 यहां पर सॉल्व करवा दूं। तो लिखा है यहां पर द इक्वेशन पीवी इक्वल एमआरटी, द इक्वेशन पीवी इक्वल एमआरटी इज एसेंशियली वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है? यहां पर जो इक्वेशन दिए उसमें से किसके लिए वैलिड है? यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे लगता है सबको पता होगा पीवी इक्वल टू एमआरटी किसके लिए? परफेक्ट गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए? परफेक्ट गैस के लिए वैलिड रहती है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मास है, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। तो ये क्या परफेक्ट गैस के लिए वैलिड रहती है? ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू, कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू। अब थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए, ऑप्शन इधर उधर कर दिए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि और किसी एग्जाम में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, इसलिए वो रिपीट हो गया। तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आप फिक्स्ड रीजन इन स्पेस किसको नोट करता है? कंट्रोल वॉल्यूम को रिफर्स करता है। किसको? कंट्रोल वॉल्यूम को संदर्भित करता है, रिफर्स करता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द वंडर वाल्स इक्वेशन, इन द वंडर वाल्स इक्वेशन, जो यहां पर एक इक्वेशन दी गई है इक्वल आर टी, द यूनिट ऑफ ए, इसमें ए की यूनिट क्या होती है? जो ए रहता है इसकी यूनिट क्या? दो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि जो इक्वेशन है उसमें कोई एक एलिमेंट ले लिया उन्होंने, उसकी यूनिट पूछ रहा है, जिससे याद ना रहे। तो इसकी यूनिट हम देख सकते हैं न्यूटन मीटर लिखा, न्यूटन मीटर पर मीटर है, कोई नहीं ऐसे ऑप्शन दिए। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा, क्या लिखा इसको देखना पड़ेगा, अभी जैसा है वैसे हम देख लेते हैं। ए की यूनिट क्या होती है?
तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर दिया क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपको समझ में नहीं आ रही थी क्या लिखी थी, तो ये करेक्ट इक्वेशन है जो यहाँ आप लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये ऑप्शन दिए। इसमें पूछ रहा है कि जो जो इस इक्वेशन के अंदर जो ए दिया, ये जो ए दिया ए वाला, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर की पावर 4। क्या होती है? न्यूटन मीटर की पावर 4 होती है। तो इसको याद कर लें, क्या होती है? न्यूटन मीटर की पावर 4 होती है। तो उम्मीद है इसको इसका आंसर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट फ्यूल सेल डेवलप बाय द फ्रांसिस, फर्स्ट फ्यूल सेल डेवलप बाय द फ्रांसिस बेकन वाज फ्यूल्ड बाय। क्वेश्चन पूछ रहा था जो फर्स्ट फ्यूल सेल है फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित की गई थी। कौन से? फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित की गई पहला ईंधन सेल। ईंधन से भर दिया गया था। कौन सी ईंधन से भरा हुआ था? तो ये भरा हुआ था हमारा H2 और O2 से। किससे भरा था? H2 और O2 से भरा था। किससे? H2 और O2 से भरा था। ये जो फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित किया गया था पहला ईंधन सेल, उसमें कौन सा फ्यूल भरा था? तो H2 और O2 भरा हुआ था। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर। जो एयर है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू यूज करते हैं एयर के लिए। एयर के लिए सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू यूज करते हैं। मुझे लगता है इसका आंसर सभी को मिल रहा होगा। इसका आंसर सभी को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हमने 1.4 का यूज किया, सबसे ज्यादा 1.4 का यूज किया। तो ऑप्शन बी कौन सा? बी होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अचानक से पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 1.4 दिख रहा है और हमने यूज किया है तो बहुत जल्दी आंसर बन जाते हो। इन पे टिक करके तुरंत निकल जाए तो ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हीट एंड वर्क किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हीट एंड वर्क है वह किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन। तो ये हीट एंड वर्क वाला जो ऑप्शन है ये बहुत बार क्वेश्चन कई बार बार पूछा जाता है। तो याद रखें हीट एंड वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। हीट एंड वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। कौन सा है? पाथ फंक्शन। याद रखें, पाथ फंक्शन है हीट और याद रखें। पॉइंट फंक्शन जो रहते हैं उनमें पॉइंट टू पॉइंट चलती है, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, अलग अलग जगह बदलते रहते हैं, अलग अलग पॉइंटों बदलते रहते हैं। तो वहां पर पॉइंट फंक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पाथ फंक्शन है, एक पाथ बना के चलते हैं। तो हीट और उसमें क्या है? हमारा पाथ फंक्शन है। बिल्कुल याद कर लें इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट गैस। जो परफेक्ट गैस है उसकी जो प्रॉपर्टीज, उसके जो वेरिएबल्स है उसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल एलिमेंट है, घटक है जो पूर्ण गैस के भौतिक गुणों को नियंत्रित करता है? इसमें से बताना है। तो जो भौतिक गुण है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों के तीनों क्या है? ये परफेक्ट गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तीनों क्या है? ये परफेक्ट गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और ये तीनों इनके वेरिएबल को क्या है? जो वेरिएबल है जो इसकी परफेक्ट गैस की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं, ये तीनों के तीनों हैं। इसलिए ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर राइट हो जाएगा। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इस पर टिक नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको कौन कौन से वेरिएबल है जो कंट्रोल करते हैं? तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये उसकी जो परफेक्ट गैस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी से बन जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट में टेम्परेचर की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट में टेम्परेचर की यूनिट क्या है? सभी से बनना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल है। हम सभी जानते हैं एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। याद आएगा क्या होती है? केल्विन होती है। और डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अगर डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दी गई, डिग्री सेल्सियस में दी, उसको केल्विन में चेंज करना, 273 का प्लस कर देंगे तो वह केल्विन में चेंज हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गई? एसआई यूनिट क्या हो गई? टेम्परेचर की केल्विन हो गई है ना। तो याद रहेगा क्या? एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
प्रोवाइड्स आंसर टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या लिखा है, ऊष्मागतिकी का अध्ययन निम्नलिखित के लिए उत्तर प्रदान करता है। इनमें से किसके लिए उत्तर प्रदान करना, किसके किससे रिलेटेड, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लें, क्या लिखा, या तो प्रक्रम संभव है या नहीं है, क्या कह रहा है, वेदर अ प्रोसेस फीजिबल और नॉट, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या लिखा है, एक प्रक्रम के होने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये रिप्रेजेंट करता नहीं करता, ये करता रेट और स्पीड विथ विच प्रोसेस अकर्स, जो प्रोसेस है वो किस स्पीड से या किस रेट से हमारी वहां पर हो रही है, इसको जरूर प्रेजेंट करता है। तो ऊष्मागतिकी का अध्ययन निम्नलिखित के लिए उत्तर प्रदान करता है, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि विस्तार जिसके लिए प्रकृति या प्रक्रम संपन्न होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेट और स्पीड विथ विच अ प्रोसेस अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, आ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर्स टू, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या रिफर्स करता, मतलब क्या बताता है या कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे भी हम उसको समझ सकते हैं। क्या लिखा, एक ऊष्मागतिकी निकाय उल्लेखित करता है, इनमें से क्या उल्लेखित करता हमें पढ़ना है। स्पेस में कोई भी परिभाषित क्षेत्र, स्पेस में पूछ रहा है, तरल प्रवाह में एक विशिष्ट द्रव्यमान, निश्चित आयतन का एक विशिष्ट क्षेत्र, या पदार्थ की निर्धारित तथा पहचान योग्य मात्रा। तो हमें इसको क्या करना, अच्छे से पहले पढ़ना है जो ऑप्शन दिए, फिर क्या लिखा, अब प्रेस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब ये वाला राइट ऑप्शन होना चाहिए, ये सब गलत है। हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई हमें, ये पूरा बोर्ड है, ये बोर्ड है, हमें इतनी जगह की स्टडी करना है, इतनी जगह की स्टडी करना है, इतनी जगह की स्टडी करना है। तो ये जो मैंने बाउंड्री बनाई, ये बाउंड्री हो गई, ये अंदर का पूरा क्या सिस्टम हो गया, बाहर क्या हो गई, हमारी सराउंडिंग हो गई, बाहर क्या हो गई, सराउंडिंग। तो ये सिस्टम है, मतलब इसकी हमें स्टडी करना है, बकाया भाग जितना भी चीजें वो सब क्या हो गई, हमारी सराउंडिंग हो गई, और ये बाउंड्री हो गई सेपरेट करने के लिए, ये हमारा सिस्टम। तो यही कह रहा है, प्रेस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिस मैटर को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, निर्धारित किया हमने खुद से, जो योग्य है इस काम की, वही क्या है, हमारा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, क्या कह रहा है, इनमें से बताना कौन सी इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं होती, हमें उसका नाम बताना है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं होती। तो हम जान रहे हैं यहां पर देखो, एंट्रोपी, वॉल्यूम, एनर्जी, ये तीनों की तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये अकेली कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने समझाया था, वहां पर लिखा भी था, मुझे तो याद था तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, आप क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्ट, बंद ऊष्मागतिकी निकाय व्यक्त होता है, मतलब जो हमारा क्लोज सिस्टम है वह कैसे डिफाइन किया था, क्या शो कराता है। तो हम सभी जानते हैं जो क्लोज सिस्टम का मतलब होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना मास बाउंड्री के अंदर जा सकता है, ना बाउंड्री से बाहर आ सकता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना मतलब सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर कोई मास जा सकता है, नहीं सिस्टम से बाहर कोई मास आ सकता है। तो अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है, पदार्थ सीमा को पार नहीं करता है जबकि ऊर्जा स्थानांतरण सीमा के आर पार होती है। दूसरे में क्या लिखा है, निकाय की सीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होता है, मतलब ये तो हो ही सकता है ना, बकाया पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा, केवल द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है लेकिन कार्य तथा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पहुंच गया, तो इसको भी पढ़ना है मुझे, ये डी वाला ऑप्शन है। इसमें क्या लिखा, इसके सीमा से होकर सिस्टम का परिवेश से पूर्ण रूप से कोई परस्पर क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, तो ये डी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमारा बच्चा सीसी में लिखा, केवल द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है लेकिन कार्य ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, केवल द्रव्यमान का, मतलब क्लोज सिस्टम में मास का तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, मतलब तीनों के तीनों गलत हो गए। तो हमें लगता है एक ही बच्चा, पदार्थ सीमा को पार नहीं करता है जबकि ऊर्जा स्थानांतरण सीमा के आर पार हो सकती है। मतलब क्या कह रहा है, मास न सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा सकता, न सिस्टम के बाहर आ सकता है। यही मतलब कह रहा है वो कि जो मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एनर्जी अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। जैसे कि हमारा प्रेशर कुकर रहता है, हमने एक बार उसमें पानी भर दिया,
डाल दी, बंद कर दिया, अब उसको चालू कर दिया। अगर हमने एनर्जी नीचे से दी, हीट दी है, तो हीट तो उसके अंदर जा रही है क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, जो भी हमने उसमें गलने के लिए रखा वो गल रहा है, लेकिन उसको बीच में ना निकाल सकते ना उसमें कुछ अंदर डाल सकते। ये क्या होगा, क्लोज सिस्टम हो गया। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 4/3 ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे केमिस्ट्री से टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे दिए रहते हैं। इसका कोई मुझे सॉल्यूशन ज्यादा पता नहीं, फिर भी मैंने क्योंकि साफ साफ बता दिया, इसका आंसर जरूर मैं बता दूंगा। इसका जो आंसर हो रहा है वह डी है, 7/3। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं कभी जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो मैं बता दूंगा। तो ऑप्शन इसका टिक कर ले, डी वाला आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ डेफिनेट एरिया और आ स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नॉन एज। एक निर्धारित क्षेत्रफल या एक स्थान जहां कुछ ऊष्मागतिकी प्रक्रम होता है उसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कोई स्थान या हमारे द्वारा बनाया गया स्थान जहां पर कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकती हैं या होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो हम सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। अभी 2-3 बार हम इसको डिफाइन भी कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ओपन सिस्टम इज वन विच। एन ओपन सिस्टम मतलब एक खुला निकाय वाई निकाय होता है, इनमें से बताना कौन सा ओपन सिस्टम होता है। हमें सारे ऑप्शन पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। मैक्सिमम लोगों से बन जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ओपन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ओपन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग से मास और एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और सिस्टम के अंदर से मास और एनर्जी बाहर आ सकती है, वह क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। तो यहां पर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट। डज नॉट जहां पर आ गया मतलब आंसर गलत है। मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द हीट एंड वर्क डज नॉट क्रॉस, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या लिखा, both the heat and work as well as mass of the working substance cross the boundary of the system। सी वाला राइट हो सकता है जैसा मैंने अभी बताया डेफिनेशन में। फिर क्या लिखा, neither the heat, ये तो और neither लिख दिया, फिर तो और नहीं हो सकता। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो गया। उम्मीद है आंसर मिल गया होगा, डेफिनेशन भी मिल गई होगी। ओपन सिस्टम को की डेफिनेशन क्या होती है, बी वाली लिखी हुई है, इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट्स। द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट, जो टाइम है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, याद रखें। टाइम की एसआई यूनिट पूछ रहा है तो सभी को पता होता, सेकंड होती है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकंड होती है, बिल्कुल याद रख लें, क्या होती है, एसआई यूनिट सेकंड होती है, याद रहेगा, सेकंड एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक, जो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, हमें आंसर में बताना। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है ये हमें बताना। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। किलो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, किलो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है, किलो न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सिक्यूटिंग अ प्रोसेस, एक प्रक्रम क्रियान्वित कर रहे एक विचित्र निकाय के लिए, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम से किससे रिलेटेड हमें यहां पर ऑप्शन दिए उनको बताना है। पहले हमें 4 ऑप्शन पढ़ना है, फिर इन चारों में से हमें आंसर सही वाला ढूंढना। पहले 4 ऑप्शन पढ़ना, फिर ये 4 आंसर में से हमें ढूंढना दे, याद रखें आंसर हमें ए वाले ढूंढना है, ऑप्शन हमें ए पढ़ना है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा देख लेते, क्या लिखा, नो हीट ट्रांसफर। ये सही बात है, इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो ये राइट ऑप्शन होना चाहिए। नो वर्क इज डन, क्या नो वर्क इज डन, आइसोलेटेड मतलब चारों तरफ से हम उसको आइसोलेटेड कर देते, कोई भी वर्क नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर लिखा नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या लिखा, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम। लेकिन केमिकल रिएक्शन अंदर की बात है तो केमिकल रिएक्शन तो होंगी, तो हमारा फोर्थ वाला तो मुझे लग रहा है एकदम गलत है, ये तो नहीं है आंसर। लेकिन
फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड किस में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले ही में आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे जो तीन ऑप्शन है वो मिलते जुलते हैं, मतलब इसको डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन बकाया चौथा डिफाइन नहीं कर रहा, तो उसको कैंसिल कर दें। बकाया 1 2 3 हमारे सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आ रहा है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसकी पीडीएफ स्टडी तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये वीडियो रहेगा। वीडियो रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कभी भी ओपन कर लें, जरूरी नहीं आप डेटा मतलब उसमें खर्च कर रहे हैं, एक बार वीडियो देख लें समझने के लिए, बस बकाया आपको सिर्फ पीडीएफ पढ़ना है, इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उसकी पीडीएफ ओपन कर लें, उसको पढ़ लिया करें, क्योंकि हजारों पीडीएफ होंगी, हजारों क्वेश्चन होंगे, हजारों सब्जेक्ट है, तो आपके मोबाइल में भी नहीं बनेंगी। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो गूगल ड्राइव के थ्रू जो स्टोरेज होता है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ आपकी स्टडी के लिए, फ्री मिलेगी, कोई भी उसका पैसा नहीं लगेगा, कभी भी ओपन करें उसको स्टडी कर लिया करें। अब यहाँ पर हम दिख रहा है क्वेश्चन लास्ट है, क्या लगा, चूज द ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओपन थर्मोडायनेमिक्स इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ओपन थर्मोडायनेमिक्स का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हमें बताना है। तो आइसक्रीम फ्रीजर ये तो बंद रहता है, नहीं तो ये ठंडा ही नहीं होगा। प्रेशर कुकर भी हमारा क्लोज सिस्टम का, ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी भी क्लोज सिस्टम का, ये सब क्लोज सिस्टम के। लेकिन हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप ये हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद जरूर आएंगे। यदि आपको पसंद आए और आपने लगातार देखे वीडियो, तो उम्मीद है मैं सारे सब्जेक्टों का मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हजारों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक यू।